लोग बात कर रहे थे अरेस्ट पे, गिरफ्तारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो कि हम किस स्थिति को गिरफ्तारी कहते हैं, क्योंकि चीजों के शब्दों के अर्थ जब तक आपके दिमाग में क्लियर नहीं है तब तक शब्द दिमाग में अपना घर ये नहीं बनाता। और जब तक शब्द का घर आपके दिमाग में ना बने तब तक शब्द आपका नहीं होगा। आपके शब्दकोश में वो शब्द आ जाए, इसके लिए जरूरी है कि शब्द का क्लियर मीनिंग ये आपको पता हो। गिरफ्तारी, अरेस्ट, ये आप सुनते बहुत हैं और लगातार सुनने के कारण शब्द से एक परिचय ये हो जाता है और इसलिए ऐसा लगने लगता है आपको कि शब्द का अर्थ हमें मालूम है, जबकि आपको शब्द का अर्थ बिल्कुल नहीं मालूम होता। तो गिरफ्तारी कहते किसको? गिरफ्तारी का अर्थ है कि विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति, इसके आधार पर जब किसी की स्वतंत्रता का संपूर्ण हनन यह कर दिया जाए तो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, ऐसा कहा जाता है। विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति, यदि आप शरीर की शक्ति, यदि आप शारीरिक शक्ति इसका इस्तेमाल करके या किसी पर अपने मानसिक प्रभाव का इस्तेमाल करके उसकी स्वतंत्रता का हनन कर देते हैं, तो फिर जो स्थिति बनेगी वो गिरफ्तारी की नहीं बनेगी, वो मिथ्या कारावास इसकी बनेगी। वो कारावास नहीं है, वो मिथ्या कारावास है। क्यों? क्योंकि कारावास तो तब होता जब विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया होता है, यानी उसकी स्वतंत्रता का संपूर्ण हनन किया गया होता है और उसे बिहाइंड दी वॉल्स, दीवारों के पीछे ये रख दिया गया होता। दीवारों के पीछे कहने का अर्थ एक्चुअली दीवारों के पीछे रखना नहीं है। आप व्यक्ति को खुले मैदान में रखो, लेकिन उसे डराओ कि अगर उसने खुले मैदान की सीमाओं को पार किया तो उसे अप्रत्याशित परिणामों का सामना करना होगा, तो भी आपने व्यक्ति को मिथ्या कारावास में रख दिया है। मिथ्या कारावास में क्यों? इसलिए क्योंकि उसकी आने जाने की स्वतंत्रता का संपूर्ण हनन हो चुका है। हां, विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति, इसके आधार पर किसी को गिरफ्तार करने की ताकत ये मिल सकती है। तो विधि द्वारा गिरफ्तार करने की शक्ति और विधि की प्रक्रिया, क्योंकि किसी काम की शक्ति होना ये अलग बात है और उस काम को इस्टेब्लिश प्रोसीजर से करना ये बिल्कुल दूसरी बात है। और प्रोसीजर ये अपने में उचित को ध्वनित करता है, क्योंकि जो प्रोसीजर उचित नहीं है उसे प्रोसीजर नहीं कहा जा सकता। हमने कहा ना, कानून में चीजें तत्व में देखी जाएंगी, कानून में चीजें प्रारूप में नहीं देखी जाती। कानून की विशेषता यही है। इसीलिए अनुच्छेद 21 में कहता है कि वो प्रक्रिया जो एक ठीक प्रक्रिया के रूप में विधि के द्वारा प्रावधानित नहीं है, वो प्रक्रिया है ही नहीं। वो प्रक्रिया थोड़ा ही है। प्रक्रिया का मतलब है ठीक प्रक्रिया। तो व्यक्ति इसे जब विधि की शक्ति के आधार पर और विधि की प्रक्रिया के मुताबिक अपनी स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है तो वो गिरफ्तार हुआ, यह कहा जाता है। और स्वतंत्रता यह एक ऐसा मूल्य है जिसके लिए हमने संघर्ष ये तो किया ही, बल्कि हमने सुबह भी कहा था कि हमने
पारलौकिक जगत में अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वो लक्ष्य क्या है? मुक्ति। और मुक्ति परम स्वतंत्रता इसी की अवस्था है। इसका मतलब हमारे दर्शन में स्वतंत्रता ये बहुत बड़ी चीज है। तो जब हमारे दर्शन में स्वतंत्रता बहुत बड़ी चीज है, तो उसका हनन करने की इजाजत ये किसी को यूं ही नहीं मिल सकती। इसीलिए आप देखेंगे सीआरपीसी में ये बताया गया है। सीआरपीसी जब हम बोले तो आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर लें, उसमें यह बताया गया है कि बिना वारंट पुलिस अधिकारी कब कब गिरफ्तार कर सकता है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर वो एक्सीजेंसीज नहीं है, अगर वो आकस्मिकताएं नहीं है जो धारा 35 में वर्णित और जो पूर्व में धारा 41 में वर्णित रही हैं, तो व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बिकॉज लिबर्टी इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि उसे हमने लौकिक जगत के लिए लक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि पारलौकिक जगत के लिए भी लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। हमने मुक्ति की कल्पना की है। और मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ तो यही है कि जब व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश, कोई नियंत्रण ये न रह जाए। और हमने कल सुबह कहा भी था कि महावीर को स्वामी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वे वाकई अपने स्वामी हो चुके हैं, उन पर अन्य कोई नियंत्रण काम नहीं कर रहा। इसीलिए हमने सन्यासियों को स्वामी कहा है। स्वामी का अर्थ ही है कि अब उन पर किसी का नियंत्रण नहीं है। यानी स्वतंत्रता एक बहुत महत्व की चीज है। तो स्वतंत्रता जब बहुत महत्व की चीज है, तो उसका हनन कुछ परिस्थितियों में ही बिना वारंट के किया जा सकता है। आपने देखा, और वो परिस्थितियां निश्चित तौर पर ऐसी हैं जो सोसाइटी को इतना नुकसान पहुंचा देंगी। अगर व्यक्ति को तत्काल बिना वारंट गिरफ्तार न किया जाए तो विधि अनुमति दे रही है, लेकिन कुछ दशाओं में ही, सब दशाओं में नहीं कि बिना वारंट आप गिरफ्तार कर लें। इसका मतलब नॉर्मल रूल क्या हुआ, सामान्य नियम क्या हुआ? वारंट पर गिरफ्तारी है। सामान्य नियम हुआ वारंट पर गिरफ्तारी। लेकिन असामान्य परिस्थिति हो तो बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है। सामान्य नियम यह है कि असंज्ञेय अपराध की दशा में गिरफ्तारी न हो, लेकिन असंज्ञेय अपराध करने के बाद अगर आप नाम और निवास स्थान यह भी नहीं बता रहे तो फिर गिरफ्तारी होनी चाहिए। हमने प्राइवेट पर्सन को भी गिरफ्तारी की ताकत दी। कब? जब व्यक्ति उद्घोषित अपराधी है और या फिर प्राइवेट पर्सन की उपस्थिति में संज्ञेय और अजमानती अपराध ये करता है। यानी एक्सीजेंसीज जहां बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है। आप योजना देखें एक्ट की, अधिनियम की, तो आपको स्वतंत्रता के मूल्य का पता लगेगा। यानी आपराधिक विधि, दंड विधि, उन लोगों को भी जो दंड विधि के अनुसार विचारण के पात्र हैं, उन्हें भी बिना वारंट गिरफ्तार करने की अनुमति केवल उन दशाओं में दे रही है जहां सोशल इंटरेस्ट ये मांग कर रहा है कि ये ताकत मिलनी ही चाहिए। अदरवाइज इंटरेस्ट बैलेंस किए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि जब मजिस्ट्रेट वारंट जारी करे या न्यायालय वारंट जारी करे तो वारंट पर गिरफ्तारी करें, बिना वारंट नहीं। बिना वारंट तभी जबकि सिचुएशन डिमांड कर रही है। वारंट कब कब जारी होगा, कैसे जारी होगा, आगे का विषय है, लेकिन जितना प्रासंगिक है उतना बोलना ठीक है। नॉर्मल रूल वारंट पर गिरफ्तारी, बिना वारंट गिरफ्तारी असामान्य परिस्थिति। क्यों? स्वतंत्रता बहुत महत्व की चीज है। इसे यूं ही इसके साथ खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं मिल सकती।
और जज चाहे जैसे हो, लेकिन जैसे हम भगवान के बारे में ये नहीं मान सकते कि वे अन्याय भी करेंगे, ठीक है, वे दयालु नहीं होंगे, ऐसे ही हम जज के बारे में ये नहीं मान सकते कि वे बिना कारण गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी करेंगे। इसलिए यह कहा कि ठीक है, अगर व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, यानी विधि की प्रक्रिया और विधि की अनुमति से किसी की स्वतंत्रता का पूर्ण हनन ये करना भी है, तो जज बीच में रहे, जो सिचुएशन को बैलेंस करे, जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सोसाइटी का इंटरेस्ट, दोनों को बैलेंस करके ये तय कर सके कि वारंट जारी करना उचित है या उचित नहीं है। हां, बिना वारंट ये जहां सिचुएशन डिमांड कर रही है वहां गिरफ्तार करने की अनुमति दी, और ये आपने देखा भी। एक बड़ा मजेदार सवाल पैदा होता है, हम लोगों ने देखा पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा तो पुराने जमाने में सेक्शन 57 था, 58 हो गया, जो ये कहता था यदि पुलिस ऑफिसर ने 24 घंटे में बिना वारंट गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना है। अगर प्राइवेट पर्सन ये गिरफ्तार कर रहा है तो आपको 6 घंटे मैक्सिमम में निकटस्थ पुलिस थाने या पुलिस अधिकारी के पास ले जाना है, और फिर वो आगे अगर असंज्ञेय अपराध का दोषी पाता है तो 39(3) की व्यवस्था के मुताबिक काम करेगा। यानी कुल मिलाकर आप देखते हैं तो जहां प्राइवेट पर्सन है, जहां पुलिस ऑफिसर है, वो अगर अरेस्ट करते हैं तो अपेक्षा की गई है विभिन्न सेक्शंस के माध्यम से कि विद इन 24 आवर वे उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएं। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट ने किया तो सेक्शन ये भी तो है, हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 41, और पहले कौन सा था 44, पहले सीआरपीसी में कौन सा था 44, अब कौन सा है 41। वो कहता मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी है, और मजिस्ट्रेट अगर गिरफ्तारी करता है 41 सबसेक्शन 1 के मुताबिक, कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कहीं भी है और उसकी उपस्थिति में कोई अपराध किया जाता है तो वो अपराध के करने वाले को गिरफ्तार कर भी सकता है और गिरफ्तार करवा भी सकता है। अब उसने गिरफ्तार कर लिया या गिरफ्तार करवा लिया तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना है या नहीं? क्या आप ये कहेंगे कि वो स्वयं मजिस्ट्रेट है? अब यही एक नॉर्मल बुद्धि और एक जो कानून का जानकार है इसकी बुद्धि में फर्क होता है, और इसीलिए कानून का आदमी विद्वान कहा जाता है। हम ये देखेंगे कि ये मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने की बाध्यता ही रखी क्यों? उद्देश्यात्मक अध्ययन करेंगे, जिसे जेरोम फ्रेंच ने कहा था तर्क के आधार पर, ठीक है, निर्णय होने चाहिए। हमने सुबह कहा था कि जेरोम फ्रेंच इस बात से चिंतित हैं कि एक कागजी नियम उसकी व्याख्या अलग अलग, तो इस ढंग से लोगों का विश्वास न्यायालय से हिल जाएगा। इसके लिए जेरोम फ्रेंच ने एक सुझाव दिया है कि एक शिल्प को डेवलप किया जाए और उसके मुताबिक निर्णय आए। अगर स्थिति पूर्व में दिए गए किसी निर्णय के अनुरूप है तो उस वैसा ही निर्णय आए, पूर्व में दिए गए निर्णय के अनुरूप नहीं है तो भिन्न निर्णय आए, और तर्क के आधार पर भी निर्णय होने चाहिए। यहां तर्क के आधार पर निर्णय की बात हुई, ठीक है, कानून में नहीं लिखा है कि मजिस्ट्रेट अगर गिरफ्तारी करता है तो क्या होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना चाहिए या नहीं। और नो डाउट मजिस्ट्रेट स्वयं मजिस्ट्रेट है, ये भी बात सही है, लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा कि वही दिस प्रोविजन हैज बीन इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, क्यों किया इनेक्ट,
अब यहीं से आपकी लीगल अप्रोच निकल कर आती है। ये कानून रखा ही इसीलिए, ये प्रक्रिया बनाई इसीलिए, ताकि ये जांच हो सके कि जो अरेस्टिंग अफसर है उसने विधि की शक्ति जो उसे मिली है उसका सम्यक प्रयोग किया है या सम्यक प्रयोग नहीं। मजिस्ट्रेट महोदय कहते हैं कि हमारी स्थानीय अधिकारिता के अंदर इस व्यक्ति को हमने किसी अपराध करने पर गिरफ्तार किया, तो मजिस्ट्रेट महोदय क्या ऊपर से उतर के आए हैं? कहीं ऊपर से उतर के तो नहीं आए। और हमने आपसे एक दिन और कहा था कि प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षक है, जो हमारा धर्म है वो सबसे बड़ा शिक्षक है। आप वहां से देखेंगे तो आपको उदाहरण मिलेंगे। हमारी मेथोडोलॉजी में मानते हैं शनि जब किसी की ठीक है कुंडली में अपना प्रभाव दिखाएगा तो वो दिखाएगा, ठीक है, उसका सम्मान सबको करना होगा। यानी शनि जो प्रभाव देगा वो देगा। तो राम कृष्ण इन्हें तो हमने भगवान माना और बताते हैं जब उन्हें वनवास हुआ तो उन पर शनि की दशा ये प्रारंभ हुई, शनि की दशा प्रारंभ हुई, उन्हें वनवास हो गया। तो अगर राम ईश्वर थे तो रोक देते, शनि की दशा उन पर ना आती। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम ये नहीं कहा थे, जो व्यवस्था है उसका सम्मान सब करेंगे। लेजिस्लेचर में बैठे लोग कानून बनाते हैं और फिर उसी कानून के अधीन हो जाते हैं। कानून तो उन्होंने बनाया, बदलने कानून को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने पर उसी पीठ के समक्ष जब आएंगे तो उतने ही सम्मान को उन्हें प्रदर्शित करना होगा जितना सम्मान पहले लोग उनके प्रति प्रदर्शित करते रहे। व्यवस्था का सम्मान ये सबको करना पड़ता है। सारे देवी देवता ये व्यवस्था का सम्मान करते दिखते हैं। तो मजिस्ट्रेट महोदय अगर उन्होंने गिरफ्तारी की है तो वो व्यवस्था का सम्मान क्यों नहीं करेंगे? उनके कहने के आधार पर क्यों मान लिया जाएगा कि व्यक्ति ने अपराध किया ही होगा? जिस वजह से तुमने गिरफ्तार किया, क्या पता तुमने उसे बंधुआ मजदूरी करानी चाहिए हो, तुमने कहा हो एक गिलास पानी लेकर आओ, उसने मना कर दिया हो और इस पर तुमने गिरफ्तार किया हो उसे। सिचुएशंस क्या थी? क्या वाकई वैसी थी जैसी आप बताते हैं? इसकी जांच कौन करेगा? खुद तुम, जबकि न्याय का प्रथम सिद्धांत है, ठीक है, कि अपने ही मामले में कोई न्यायाधीश ये नहीं हो सकता। आप अरेस्टिंग अफसर खुद हैं, आप खुद अरेस्टिंग अफसर हैं, तो आप मजिस्ट्रेट हैं, इससे क्या होता है? कोई और मजिस्ट्रेट होना चाहिए जो आपके इस कार्य का मूल्यांकन करे कि क्या वाकई आपने धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्ति का सम्यक उपयोग किया है या आपने धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग किया है, क्या किया है, इसका निर्णय होना चाहिए। इसलिए निर्णय विधि इस पर आई है, केस लॉ इसी पर मिलते हैं। हमने कहा जहां कानून म्यूट होगा वहां निर्णय विधि का सहारा लिया जाएगा, तो निर्णय विधि इस पर आई है और यह कहा है कि अगर मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट करता है तो ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत करना होगा जिसका अरेस्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। और चूंकि वो अपनी अधिकारिता में, अपनी स्थानीय अधिकारिता में गिरफ्तारी कर रहा है तो नॉर्मली अगर अपराध इस पर कर रहा है तो उस अपराध के विचारण का हक
उसे ही होगा, क्योंकि अधिकारिता तो उसी की है। लेकिन उस मामले का विचारण वो स्वयं नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा उसका विचारण। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि माना यह जाएगा कि वो तो खुद को सही ठहराने का प्रयास करेगा ही, और फिर भले ही वो निष्पक्ष न्याय निर्णय करे, लेकिन इसके बाद भी वो निष्पक्ष है ऐसा मानने में लोगों को तकलीफ ये तो होगी। इसलिए नहीं, वो उसका न्याय निर्णय भी नहीं करेगा। तो आप देखेंगे कि अरेस्ट क्या है। तो अरेस्ट का मतलब हुआ विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति और विधि की प्रक्रिया से, दोनों बातें होनी चाहिए, विधि की शक्ति से और विधि की प्रक्रिया से। जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का संपूर्ण हनन यह किया जाता है तो उसे हम अरेस्ट बोलते हैं, उसे हम गिरफ्तारी कहते हैं। और जब शारीरिक ताकत या अन्य किसी भौतिक बल के आधार पर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का संपूर्ण हनन यह होता है तो हम उसे पकड़, इलीगल डिटेंशन, सदोष परिरोध, मिथ्या कारावास, इन नामों से जानते हैं। फर्क है दोनों बातों। तो अरेस्ट एक स्पेसिफिक बात है। अब आप देखेंगे हम लोगों ने बात की थी सेक्शन 41 तक। सेक्शन 42 तक जब हम देखेंगे, जो पहले सेक्शन 45 था सीआरपीसी में, तो हम पाएंगे कि कुछ लोगों को गिरफ्तारी से सीमित संरक्षण यह दिया गया है, पूर्ण संरक्षण नहीं है, क्योंकि अपराध करने का ब्लैंक चेक किसी को नहीं मिल सकता। लेकिन सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जिनमें व्यक्ति के ऊपर अपराध का झूठा अभियोग ये लगने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो, ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं। और अगर सिचुएशंस ऐसी हैं तो वो व्यक्ति जिसके ऊपर इस प्रकार के झूठे अभियोग लगने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, उसे सीमित संरक्षण मिलना चाहिए। इसी भावना को सेक्शन 42 प्रतिध्वनित रिफ्लेक्ट ये करता है। सेक्शन 42 कहता है कि संघ के सशस्त्र बलों के ऐसे सदस्य जिन्हें लोक व्यवस्था को बनाए रखने का भार सौंपा गया है या राज्यों की सरकारों में जो बल निहित हैं और जिन्हें किसी स्थान पर डिप्लॉय किया गया है व्यक्तियों की या संपत्ति की सुरक्षा के लिए। अब सीधी सी बात है, जो सुरक्षा बल होंगे उनका काम रक्षा करना होगा, और रक्षा हाथ जोड़ने से नहीं होती। रक्षा बेत और डंडा इसके उपयोग से ही होती है। भले ही वो डंडा आपके हाथ में रहे, जिसके डर से कोई ऐसी स्थिति ही पैदा ना हो जिसके कारण डंडे के उपयोग की स्थिति आए, लेकिन डंडे का होना जरूरी है। और अगर स्थिति आएगी तो डंडे का उपयोग यह भी होगा। अब जिस पर डंडे का उपयोग होगा वो ये कभी स्वीकार नहीं करेगा कि वो इसी लायक था कि उस पर डंडे का उपयोग होता। ठीक है, हमने एक पिक्चर देखी थी टैंगो चार्ली। टैंगो चार्ली वो एक, ठीक है, सैनिक न्यूली रिक्रूट दिखाया गया है। अब क्योंकि न्यूली रिक्रूट है इसलिए मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ है। वो एक बलवे में कार्रवाई करता दिखाया जाता है। उसकी गोली से एक निर्दोष नागरिक मारा गया है। वो इस निर्दोष नागरिक के घर जाता है, उसे बुरी तरह मारते हैं सब उसके घर वाले उस नागरिक के। तो जो कंपनी कमांडर है वो इसे डांटता है अपने रिक्रूट को कि तुम गए कहे थे। और फिर वो जो संवाद उन घर वालों से करता है वो कहता है कि हम आते नहीं हैं आपके यहां, आप बुलाते हो,
आप जब ऐसी स्थिति पैदा करते हो तो सरकार हमें डिप्लॉय करती है, और जब हमें डिप्लॉय करती है तो हम आपको मारने नहीं आते, लेकिन हमसे गलती हो सकती है। भाई हम एक को शूट कर रहे थे क्योंकि वो गड़बड़ कर रहा था, तब तक तुम्हें किसी ने धक्का, तुम अपने आप नहीं आए, तब तक किसी ने धक्का दिया और तुम सामने आ गए। अब गोली तो चल चुकी है, तो गोली तो लगेगी, लेकिन हमारा दोष क्या है? हमारा दोष तो कुछ भी नहीं है। अब ये जो दुष्ट व्यक्ति है जिसकी हत्या होनी चाहिए थी, हत्या नहीं बल्कि जिसे मारा जाना चाहिए था, वो हम पर हत्या का अभियोग लगाएगा और समाज को भी ऐसा लगेगा मानो हमने हत्या की। अब अगर संघ के सशस्त्र बलों को सामान्य व्यक्ति की तरह गिरफ्तार किया जाएगा तो जो व्यवस्था बनाने का दायित्व उन्हें दिया गया है ये बनी नहीं सकती। हां, ये भी ठीक है कि पूर्ण संरक्षण ये नहीं दिया जा सकता गिरफ्तारी से, क्योंकि यह भी हो सकता है कि अगर पूर्ण संरक्षण दिया जाए तो संघ के सशस्त्र बल ये गुंडागर्दी शुरू कर दे। इसलिए बैलेंस ये बीएनएसएस बिठा रही है। संघ के सशस्त्र बलों को गिरफ्तार किया जा सकेगा, किंतु राज्य सरकार की या केंद्र सरकार जिसके वे अधीन होकर काम कर रहे थे उसकी अनुमति थी। और मूर्ख फेसबुकिए कुछ भी माने, लेकिन एक लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार जनता के हितों के विरुद्ध कभी नहीं जा सकती। सरकार किसी की हो, सरकार किसी की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, जनता के हितों के विरुद्ध कभी नहीं जा सकती, क्योंकि उन्हें 5 साल बाद आना तो है ही। ठीक है, इसलिए वे जनता के हितों के विरुद्ध कभी नहीं जा सकते, इसलिए उनकी अनुमति उन्हीं दशाओं में मिलेगी जिन दशाओं में अनुमति देना गिरफ्तारी की उचित होगा, उन दशाओं में मिलेगी ही, और जिन दशाओं में उचित नहीं होगा तो उनमें नहीं मिलेगी। और इसीलिए आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे सेक्शन 197 पुरानी सीआरपीसी में था और अब नई में सेक्शन बदल गया होगा। वो ये कहता था लोक सेवकों को अगर अभियोजित करना है तो मामले का संज्ञान लेने से पहले केंद्र सरकार या राज्य सरकार उसकी अनुमति चाहिए, उससे पहले नहीं होगा। तो सेक्शन 42 और पुराना जो सेक्शन 197 है जिसका ठीक है बदले में कोई और सेक्शन आ गया होगा, उसका सम्मिलित प्रभाव कम्युलेटिव इफेक्ट यह है कि बिना सरकार की अनुमति के संघ के सशस्त्र बलों को न तो गिरफ्तार किया जा सकता है और न अभियोजित किया जा सकता है। उन्हें सीमित संरक्षण दिया गया है, सीमित, कंप्लीट नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। आप देखें सेक्शन 42 क्या कहता है, कहता धारा 35 और धारा 39 से 41 तक की धाराओं दोनों सहित इनमें किसी बात के होते हुए भी, यानी भले ही वहां लिखा है कि बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा, संघ के सशस्त्र बलों के अभित्याजक को तो बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हो, संघ के सशस्त्र बल के सदस्य को नहीं। अभित्याजक अलग बात है और संघ का सशस्त्र बल का सदस्य अलग बात है। अभित्याजक तो छोड़ चुका है, जब तक छोड़ा नहीं तब तक तो अभित्याजक है ही नहीं। संघ के सशस्त्र बल का सदस्य यह अलग बात है। कहता है बल्कि ऐसे, ठीक है, कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्य किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्रीय सरकार की सहमति ये नहीं ले ली जाती और क्वालिफाइड संरक्षण ये मिला। संघ के सशस्त्र बल जब अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन कर रहे होंगे तो पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में जो उन्होंने बात की है, जैसे वो गोली चला रहे थे, बाई चांस आप आ गए सामने,
टारगेट नहीं थे, लेकिन फिर भी टारगेट हो गए। तो पदी कर्तव्यों के निर्वहन में ये काम किया गया है। अब अगर आप ये कहते हैं, ये भी हो सकता है कि आपकी उनसे दुश्मनी चल रही थी, आप बीच में जिस समय आए उस समय वो रोक भी सकते थे, लेकिन उन्हें लगा कि मौका तो बहुत बेहतर है, मौका तो बहुत बेहतर है, उन्होंने शूट कर दिया। अब वाकई वो हत्या के दोषी हैं, लेकिन वो जो कुछ कर रहे थे वो पदी कर्तव्य के निर्वहन में किया जाना तात्पर्य था, इसलिए सीमित संरक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय सरकार की अनुमति, इन सारी परिस्थितियों की जांच होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस एक व्यक्ति के चक्कर में जो बोनाफाइड संघ के सशस्त्र बल के सदस्य हैं वो सब ऐसे ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने लगे। हमने कहा ना, कानून दुष्टों को बचाने के लिए नहीं, निर्दोषों की, साधुओं की रक्षा के लिए। इस एक नीच व्यक्ति के कारण अगर हम कानून ये बना देंगे कि पदी कर्तव्यों के निर्वहन में अगर कोई बात संघ के सशस्त्र बल के द्वारा की जा रही है तो भी उसे सरकार की बिना अनुमति गिरफ्तार किया जा सकेगा, तो संघ के सशस्त्र बल के सदस्यों पर रोज आरोप लगेंगे और वो रोज गिरफ्तार होंगे, ठीक है, और उन्हें अपना काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए निर्दोष सदस्यों को संरक्षण देने के लिए हमने ये बात बनाई कि भले ही एक दुष्ट निकल गया, उसने उसका अनुचित लाभ उठाया, तो भी बिना केंद्रीय सरकार की अनुमति के गिरफ्तार नहीं होगा। और केंद्रीय सरकार अगर वाकई लाभ उठाया तो क्यों नहीं देगी अनुमति, दे ही देगी, ठीक है ना। तो इसी ढंग से कानून का बनना यह उचित है, क्योंकि मूर्खों को इतनी युक्ति संगतता समझ में नहीं आती, इसलिए वो बेवकूफ ये मांग किया करते हैं कि बस एफआईआर लिखे गिरफ्तार कर लो। अरे क्यों गिरफ्तार कर लो, एफआईआर जिसने लिखा है वो सच बोल रहा है। इसलिए जब तक इत्तिला की विश्वसनीयता यह प्रमाणित न हो, इसीलिए कहा सेक्शन 35 में कि विश्वसनीय इत्तिला, उचित संदेह, ठीक है, आपका उचित परिवार, यह किया गया है तो गिरफ्तार होगा बिना वारंट। ये मजाक नहीं है। हमने कहा ना, स्वतंत्रता वो मूल्य है, ठीक है, स्वतंत्रता वो लक्ष्य है जिसकी साधना हमें इस जीवन में ही नहीं अपने पारलौकिक जीवन में भी करनी है, और जिसे अपने पारलौकिक जीवन के लिए भी हमने लक्ष्य के तौर पर निर्धारित किया है। हमने ये कहा कि हम मुक्त होना चाहते हैं, ठीक है। हमारे दर्शन में स्वर्ग छोटी चीज मानी है, ठीक है, मुक्त होना बड़ी बात मानी है। हमारे यहां शब्द है मोक्ष, हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो अवस्था मुक्त हो जाने की अवस्था है। तो स्वतंत्रता हमारे यहां इतनी बड़ी चीज मानी है, तो उसे यूं ही किसी को लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। हाँ, सीमित संरक्षण कई बार देना जरूरी होगा तो सीमित संरक्षण देंगे। तो सेक्शन 41 वो 42 सब सेक्शन 1 आप देखेंगे तो संघ के सशस्त्र बलों के बारे में बात करता हूं। सेक्शन 42 सब सेक्शन 2 यही बात राज्य के सशस्त्र बलों का, ठीक है, यही बात राज्य के सशस्त्र बलों के बारे में यह कर देता है। कहता है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि उसमें यथा विनिर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, यानी जैसे पीएससी है, उसमें खाना बनाने वाले भी हैं। भाई सेना में भी तो बावर्ची होते हैं, उनका काम सिर्फ खाना बनाना है, ठीक है। आपका बार्बर है, उनका काम सिर्फ बाल काटना है। तो ऐसे वर्ग के सदस्य या ऐसे प्रवर्ग के सदस्य जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व दिया है। भाई सेना में तो पुजारी भी हैं, सेना में मौलवी भी हैं, सेना में सभी लोग, बहुत लोग हैं, बहुत ढंग के लोग हैं, इंजीनियरिंग कोर है उनकी, ठीक है, उनके वकील हैं, उनके जज हैं, भाई कोर्ट मार्शल भी तो वहां होता है। तो ऐसे वर्ग के सदस्य या ऐसे प्रवर्ग के सदस्य
जिनके, ठीक है, जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व ये मिला है, उनके संबंध में ये व्यवस्था कर सकती है कि राज्य सरकार उनकी अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे उन बातों के लिए जो उन्होंने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए हैं। ये जिन बातों के बारे में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में वो किया है, शेष बातें वो किसी का कत्ल कर देंगे छुट्टी आके तो होंगे ही गिरफ्तार, तब कोई दिक्कत थोड़ी है। पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में काम कर रहे थे, ये पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में काम करना तात्पर्य ये हो रहा है, तो सीमित संरक्षण ये मिलेगा। अब अगला सेक्शन जो पहले 46 था अब 43, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। हमने आपसे अरेस्ट पर जब बात शुरू की तो हमने कहा अरेस्ट क्या चीज है, तो हमने कहा दो बातें, विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति और विधि द्वारा प्रदत्त प्रक्रिया, दोनों को फॉलो अप। जब व्यक्ति की स्वतंत्रता का संपूर्ण हनन विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर और विधि द्वारा प्रदत्त प्रक्रिया इससे किया जाता है, तब व्यक्ति गिरफ्तार हुआ ऐसा कहा जाता है। और विधि की प्रक्रिया भी मनमानी नहीं, क्योंकि जो मनमानी है वो प्रक्रिया ही नहीं है, ठीक है, जो मनमानी है वो प्रक्रिया नहीं है। किसमें कहा? मेनका गांधी कहा कि दैट प्रोसीजर कांट बी ए प्रोसीजर जो आर्बिट्रेरी है। हम ये कहें कि साहब इन्हें ताकत होगी, ये उचित समझे तो किसी घर में घुस जाए उसे पकड़ के जेल में बंद कर दें, ये कौन सी प्रक्रिया हुई भाई? ये कौन सी प्रक्रिया हुई? गिरफ्तार करें तो बालों से पकड़ के और घसीटते हुए ले आए, ये कौन सी प्रक्रिया हुई भाई? ये तो कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई। तो जहां प्रक्रिया मनमानी है वो प्रक्रिया ही नहीं है। हमने कहा ना, कानून हमेशा तत्व को सोचेगा, कानून कभी प्रारूप को नहीं सोचेगा। तो विधि की प्रक्रिया, कानून जिस प्रक्रिया को बता रहा है, और जब आप सेक्शन 43 पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि 43 जिस प्रक्रिया को प्रावधानित कर रही है गिरफ्तारी के लिए, वो वाकई एक सम्यक प्रक्रिया है। सम्यक प्रक्रिया यानी मानव प्राणियों को मानव की गरिमा का ख्याल रखते हुए जिस तरह गिरफ्तार करना चाहिए उसी तरह गिरफ्तार किए जाने की बात सेक्शन 43 कर रही है। अब कुछ बेवकूफ आ जाएंगे, वो ये बताएंगे होता तो है ही नहीं। ठीक है, नहीं होता, इसीलिए तो रियलिस्टिक कहते हैं कि कानून ये नहीं है, वो है जो अधिकारियों का वास्तविक व्यवहार है, वो है कानून। लेकिन ये ठीक है कि वो इस ढंग से व्यवहार नहीं करेंगे, तो फिर अगर आप चाहेंगे तो वे भी उत्तरदायी होंगे कानून के समक्ष कि आपने इस ढंग से व्यवहार क्यों नहीं किया। और नॉर्मली जब एक प्रक्रिया बन जाती है तो लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि पुलिस या कहीं भी हमारे जैसे लोग हैं, सोसाइटी के ही लोग हैं, और जब सोसाइटी के लोग हैं तो आप सोसाइटी में भी देखो 70% लोग कानून का पालन करते हैं, 30% नहीं करते, ये वहां भी है। ठीक है, तो प्रक्रिया बनाना ठीक है। और गिरफ्तारी कैसे की जाएगी ये आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहेगा कि गिरफ्तारी व्यक्ति को छूकर की जाएगी। गिरफ्तार करने वाला प्राधिकारी व्यक्ति को वस्तुतः छुएगा, इनफैक्ट छुएगा और परिरुद्ध करेगा, क्योंकि गिरफ्तारी है क्या? स्वतंत्रता का संपूर्ण हनन। ठीक है, संपूर्ण हनन। और आगे के सेक्शन हम लोग देखेंगे तो वो ये बताएंगे कि ठीक है, अवरोध परिरुद्ध आप कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं, जितनी जरूरत है सिर्फ उतनी। पहले सेक्शन 49 था, हम लोग पढ़ते थे, सेक्शन 49 सीआरपीसी में था, कहता था अनावश्यक अवरोध नहीं किया जाएगा गिरफ्तारी में। ठीक है, अब 49 की जगह मेरा ख्याल 46 हो गया होगा, क्योंकि 3 कम हो गया है। ठीक है भाई, जो 46 था वो 43 हो गया,
तो जो 49 था वो 46 हो गया होगा। ठीक है ना। तो आपका कहता है गिरफ्तारी कैसे की जाए, कहता है गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा या परिरुद्ध करेगा। दोनों में से एक काम, या तो वस्तुतः छुएगा या परिरुद्ध करेगा, जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया। यानी ये नहीं है कि आप वस्तुतः छुओगे और परिरुद्ध ही करोगे। मानवीय गरिमा का ख्याल रखा। जब तक उसने अपने को वचन या कर्म से आपके प्रति समर्पित न कर दिया हो, अगर नहीं किया तो छुइए, तो परिरुद्ध करिए। लेकिन अगर उसने वचन से या कर्म द्वारा, यानी जैसे थाने पहुंचा, उसने कहा हमने फला का कत्ल कर दिया, हालांकि उसने ये नहीं कहा कि हम सरेंडर करने, उसने ये नहीं कहा है, लेकिन उसका कर्म क्या बोल रहा है, वचन या कर्म। थाने का आ गया वो, अगर समर्पित नहीं कर रहा तो थाने आ कह गया। आप कहें कि इनने साहब कहा ही नहीं था कि हम सरेंडर कर रहे हैं, तो हमने इन्हें बंद कर दिया। क्यों कर दिया, क्या कर दिया भाई? जब वो खुद आया है, खुद कह रहा है कि हमने फला कत्ल कर दिया, इसका मतलब कर्म से तो उसने खुद को सरेंडर कर ही दिया। उसने कुछ नहीं कहा, वो आप आए, आपने कहा रुक जाओ, वो रुक गया। आपने कहा खड़े रहो यहीं, बैठो जीप में, चलो थाने, बैठ गया। आपके हर ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। क्यों आप छुएंगे वस्तुतः और क्यों परिरुद्ध करेंगे? ठीक है, ठीक है, आप वस्तुतः छुएंगे या परिरुद्ध करेंगे कब? जबकि उसने अपने वचन से या अपने कर्म से खुद को आपके प्रति समर्पित नहीं किया। देखिए, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, और अगर ऐसे नहीं की जा रही तो फिर गिरफ्तारी नहीं है, फिर तो पकड़ की है आपने। इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। क्या होंगे कॉन्सिक्वेंसेस आगे देखेंगे, लेकिन गिरफ्तारी की प्रक्रिया हम आपको यही बता रहे। गिरफ्तारी क्या है, मजाक नहीं है कोई भी चीज। और जिन्हें अच्छा वकील कहते हो कचहरी में, वो इसी पर क्रॉस एग्जामिन करते हैं कि आपने गिरफ्तारी की थी, कैसे की थी, क्या किया था, ठीक है बताइए। आप कहते हैं मैं गिरफ्तार किया, कैसे किया बताइए ना। और अगर गिरफ्तारी नहीं है तो 167 में व्यक्ति की अभिरक्षा निर्धारित करने की ताकत यह मजिस्ट्रेट में नहीं है। पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए, और गिरफ्तारी कैसे होगी बताया है। गिरफ्तारी कैसे होगी, विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति दोनों का उपयोग यह दिखाई देना चाहिए। अगली बात कहता है, परंतु जहां किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है, वहां जब तक की परिस्थितियों से इसके विपरीत उपदर्शित न हो, गिरफ्तारी की मौखिक इत्तला पर अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने की उपधारणा की जाएगी। और जब तक की परिस्थितियों से अन्यथा अपेक्षित न हो, या जब तक पुलिस अधिकारी महिला ना हो, तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा। तो दो बातें स्पेशली कही उन्होंने। एक बात कि पहली बात तो यह है कि यह उपधारित किया जाए कि अगर आपने महिला को गिरफ्तारी की सूचना दे दी, उपधारित किया जाएगा। और उपधारणा, जहां आपको यह शब्द एविडेंस एक्ट में पढ़ने को मिले थे, उपधारणा किया जाएगा, किसी तथ्य को उपधारित किया जाएगा, इसका मतलब होता है वो तथ्य है ये मान लिया जाएगा। लेकिन मान्यताएं खंडित हो सकती हैं। जो कुछ आप मानते हैं वैसा ही हो जरूरी नहीं। इसलिए अगर विधि निर्देश देती है किसी तथ्य के संबंध में कि यह उपधारित किया जाएगा, तो उस तथ्य की विद्यमानता ये मानी जाएगी तब तक जब तक उस तथ्य के विद्यमान न होने को साबित न कर दिया जाए। जब साबित कर दिया जाएगा तो बात अलग हो जाएगी। तो अगर किसी महिला को गिरफ्तार किया जा रहा है तो कानून यह उपधारित करता है,
और कानून की अवधारणा अलग नहीं, गलत नहीं है। आप नॉर्मल लाइफ में देखो, ठीक है, अनुभव करने योग्य तथ्य। महिलाओं की एक भीड़ खड़ी हो, कह दो यहीं खड़े रहोगे, कहीं नहीं जाओगे, उनमें से अधिकांश उस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। अधिकांश पुरुषों की हो, उनसे कहो एक बीड़ी पीने चला जाएगा, 2 बातें करने लगेंगे, ठीक है, 3 पान खाने के लिए, ये होगा ही होगा। वही चीज यहां दिख रही है। वहां का जब तक वचन या कर्म से अपने को समर्पित न कर दे, वस्तुतः छुएगा या परिरुद्ध करेगा। यहां कह रहे हैं कि यह उद्धारित किया जाएगा कि आपने गिरफ्तारी की मौखिक सूचना दी, महिला ने अपने को समर्पित कर दिया था, यह उद्धारित किया जाएगा। अब समर्पित कर दिया तो तुम वस्तुतः छूने या परिरुद्ध करने की बात ही खत्म हो गई। अब छुएंगे, आप परिरुद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। अब परिस्थितियां अन्यथा उपदर्शित हो रही हैं, यानी जो सिचुएशन आई है उसमें परिस्थितियां अन्यथा उपदर्शित हो रही कि महिला को गिरफ्तारी की सूचना देने पर भी उसने अपने को समर्पित नहीं किया था। अब वस्तुतः छूने या परिरुद्ध करने की बात ये आ गई। तो महिला पुलिस अधिकारी सबसे पहले अगर ये है तो छू भी सकती है, परिरुद्ध भी कर सकती है, करे, ठीक है ना। अच्छा, और या फिर परिस्थितियां अगर अन्यथा उपदर्शित हो रही, यानी महिला फूलन देवी, तो खैर नहीं कहना चाहिए भाई, किसी समाज की भावनाएं आहत होती तो हम नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन महिला अगर इस ढंग की है जो समाज में आतंक का पर्याय रही है, ठीक है, तो परिस्थितियां अन्यथा उपदर्शित हो सकती हैं। और फिर पुरुष पुलिस अधिकारी भी महिला को वस्तुतः छू और परिरुद्ध कर सकता है, जिसके बारे में कचहरी में और नॉर्मल आदमी की मान्यता यह होती कि महिला को पुरुष पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर ही नहीं सकता। ऐसी कोई चीज यहां लिखी नहीं है। आप सेक्शन पढ़े, कहता है जहां किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है, वहां जब तक की परिस्थितियों से इसके विपरीत उपदर्शित न हो, गिरफ्तारी की मौखिक इत्तिला पर अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने की अवधारणा की जाएगी। और जब तक की परिस्थितियों से अन्यथा अपेक्षित न हो, यानी अन्यथा अपेक्षित जब हो तब, या अपेक्षित ना हो, या जब तक पुलिस अधिकारी महिला ना हो तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा। यह शब्द का प्रयोग कर लिया, ठीक है। या तो पुलिस अधिकारी महिला है तब तो छुएगा, परिरुद्ध करेगा। लेकिन अगर पुरुष है तो फिर परिस्थितियां अन्यथा उपदर्शित होनी चाहिए। परिस्थितियां अन्यथा अगर उपदर्शित हो रही तो फिर उसे भी अनुमति है कि छुए और परिरुद्ध करे। और पहली बात यह है कि गिरफ्तारी की मौखिक सूचना, इससे माना जाएगा कि उसने अपने को समर्पित कर दिया, ठीक है। और फिर वस्तुतः छूने या परिरुद्ध करने की बात ही नहीं आएगी। लेकिन हमने गिरफ्तारी की मौखिक सूचना दी और उसने हमारी सूचना के मुताबिक अपने को समर्पित नहीं किया, यानी भागना शुरू कर दिया, ठीक है ना, तो फिर हमें छूने या परिरुद्ध करने की जरूरत पड़ जाएगी। अब महिला पुलिस अधिकारी तो छुओ परिरुद्ध कर ले, कोई दिक्कत नहीं। पुरुष पुलिस अधिकारी तो फिर अन्यथा उपदर्शित परिस्थितियां होनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके आधार पर आपके द्वारा छूना और परिरुद्ध करना उचित माना जाए, ठीक है। ये कहता है यदि ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है, बलात् प्रतिरोध, या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकेगा। आवश्यक सब साधन, अब बांध भी सकते हैं, ठीक है। गिरफ्तारी के लिए आवश्यक सब साधन, और गिरफ्तारी का मतलब क्या है? आपकी स्वतंत्रता का संपूर्ण हनन, विधि द्वारा दी गई शक्ति के आधार पर और विधि द्वारा दी गई प्रक्रिया के मुताबिक। प्रक्रिया विधि की कह रही है कि आप गिरफ्तारी के लिए आवश्यक सब साधनों का उपयोग कर सकते हैं। अगर वो बलात् प्रतिरोध कर रहा है, बल से के द्वारा प्रतिरोध कर रहा है, या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न कर रहा है, तो फिर सब साधन गिरफ्तारी के। लेकिन फिर भी अनावश्यक
अवरोध नहीं, ये नहीं कि उसने प्रतिरोध किया, अब तुम उस पर बदला लेने के लिए डट गए कि अब तो तुम्हें सबक ही सिखा देंगे, तुमने प्रतिरोध किया कैसे, ये नहीं, प्रतिहिंसा नहीं है, उसके प्रतिरोध को रोकना है। प्रतिरोध रुक गया, बात खत्म। हम दंड नहीं दे रहे उसे, हम उसके प्रतिरोध को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी सेक्शन 49 जो पहले था और अब जो सेक्शन 46 होगा उसकी वर्जना अभी भी रहेगी। अनावश्यक प्रतिरोध नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि और आपकी बुद्धि में फर्क है। आप पब्लिक ऑफिसर हो, उसने बलात् प्रतिरोध किया, तुम भी उसे दंड दोगे। ठीक है ना, कानून ये संरक्षक माना गया है, तो कानून के समक्ष तो सभी बच्चे हैं। तो बच्चे गलती करते हैं तो बड़ों का काम क्या है, उन्हें दंड देना, उन्हें सुधारने के लिए दंड देना, ये तो ठीक है। तो उसके लिए हमने कह दिया कि सब साधन लाओ उपयोग में, लेकिन मारना उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो आप अनावश्यक बल प्रयोग तब भी नहीं करेंगे। ठीक है, आगे कहता है पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, ये नया लाए हैं सेक्शन, ये पहले नहीं था 46 में। ठीक है, ये सब सेक्शन 3 जोड़ा है इन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय या न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति को पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है जो अभ्यासिक या आदतन अपराधी है। हैंडकफिंग पर सुप्रीम कोर्ट के कई डिसीजंस आए थे और हैंडकफिंग पर उन्होंने रोक लगाई थी और यह पीओ की जिम्मेदारी बना दी थी कि उनके समक्ष कोई हथकड़ी में आता है तो संबंधित पुलिस अधिकारी से हथकड़ी लगाए जाने के संबंध में औचित्य को स्पष्ट करने का निर्देश ये दे। यहां सबसेक्शन 3 के रूप में अब विधायिका ने अधिकार दे दिया, लेकिन अधिकार सीमित दिया है। किसके संबंध में? अभ्यासिक अपराधी या आदतन अपराधी, इसके संबंध में दिया है। और फिर भी अपराध की प्रकृति और गंभीरता दोनों को ध्यान में रखते हुए, अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के समय या न्यायालय ले जाने के समय उस व्यक्ति अपराधी को जो आदतन या अभ्यासिक अपराधी है, आदतन अपराधी भी है या अभ्यासिक अपराधी भी है और प्रकृति से गंभीर अपराध उसने फिर कर दिया है, तब हथकड़ी लगाने की तो एक सम्यक विचार के साथ अनुमति दी है। इसलिए मनमानापन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, कहता है या अभिरक्षा से निकल भागा है या जिससे संगठित अपराध, ये तो सब नए हैं, संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, औषध संबंधी अपराध, अस्त्र और शस्त्र पर अवैध कब्जे, हत्या, बलात्संग, अम्ल हमला, सिक्कों और करेंसी नोटों का कूटकरण, मानव का दुर्व्यापार, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध या राज्य के विरुद्ध अपराध को कारित किया है। इन्हें कैटेगराइजेशन कर दिया, इनमें हथकड़ी लगा सकते हैं। खुद बता दिया कि प्रकृति से गंभीर अपराध कौन से समझे जाएंगे, वो भी नहीं छोड़ा उनके ऊपर। प्रकृति से गंभीर अपराध कौन से होंगे? ये इनके जो अभ्यासिक और आदतन अपराधी, ठीक है ना, सॉरी, आदतन अपराधी, अभ्यासिक अपराधी और इनमें से कोई एक कर दिया है। भले इन अपराधों के आदतन और अभ्यासिक अपराधी नहीं है, लेकिन आदतन अपराधी है, अभ्यासिक अपराधी है और इनमें से कोई एक कर दिया तो हथकड़ी लगाई जा सकती। ठीक है, फिर कहता है इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति को जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है, अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती। यानी यह कहा कि गिरफ्तारी के लिए सब साधन प्रयोग में लाए जाएंगे, तो सब साधनों में उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देने का अधिकार नहीं है भी, यह भी कहना ठीक नहीं कि नहीं है। यदि संबंधित व्यक्ति पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने का अभियोग और वो अपनी गिरफ्तारी का बलात् प्रतिरोध यह कर रहा है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा है,
तो फिर मृत्यु कारित कर देने का भी अधिकार गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी को है। हां, सामान्य स्थिति में जब उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप नहीं है और वो बलात् प्रतिरोध कर रहा है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा है, तो गिरफ्तारी के लिए आवश्यक सब साधनों को आप उपयोग में लाएं। साथ में यह भी ध्यान रखें कि अनावश्यक अवरोध न करें, और अगर आप गिरफ्तार करने में सफल नहीं हो पाते तो मत करिए, लेकिन आप उसकी मृत्यु कारित नहीं करेंगे। उस दशा में मृत्यु कारित कर देने का भी अधिकार होगा जब स्वयं उस पर मृत्यु या जीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने का अभियोग यह लगा हुआ है। अब सब सेक्शन 5 कहता है असाधारण परिस्थितियों के सिवाय, इसे अनुच्छेद 15(3) के आधार पर देखा जाएगा, क्योंकि महिला के संबंध में यह स्पेशल प्रोविजन कर रहा है। कहता है असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई महिला सूर्यास्त के पश्चात तो सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी। यानी सामान्य नियम क्या है, महिला की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पूर्व नहीं होगी, यानी रात में नहीं होगी। और रात शब्द इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लिखते ही झंझट हो जाएगा। मुंबई में रात शुरू होगी 2 बजे, नवदिया खुर्द में रात शुरू होगी 7 बजे। विभिन्न स्थानों पर लोगों की जो जीवनचर्या है, लोगों की जो आदतें हैं, उनके मुताबिक रात उनके लिए अलग अलग समयों में शुरू होती है। इसलिए एक डेफिनेट बात, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, ये खगोल वैज्ञानिक बता देंगे। सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात नॉर्मल भाषा में अपराध समझ सकते हैं, इसमें नहीं होगी। और अगर परिस्थितियां असाधारण है, असाधारण का मतलब असाधारण होता है, असाधारण का मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। असाधारण परिस्थिति बोलने मात्र से उस परिस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है जिसमें रात में अरेस्टिंग की अनुमति दे दी का, और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं वहां महिला पुलिस अधिकारी लिखित में रिपोर्ट करके उस प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करेगी जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी। अपराध शाहजहांपुर में किया गया, गिरफ्तारी बंबई में होनी, ठीक है। तो या तो जहां गिरफ्तारी की गई यहां के मजिस्ट्रेट से लिखित अनुज्ञा प्राप्त करके जाओ, और या जहां गिरफ्तारी करनी है वहां के मजिस्ट्रेट से लिखित अनुज्ञा प्राप्त करो। और महिला पुलिस अधिकारी मैंडेटरी, रात के वक्त अगर गिरफ्तारी होनी है, और असाधारण परिस्थितियां ये होनी चाहिए। अगर परिस्थितियां असाधारण नहीं है तो आप रात में महिला की गिरफ्तारी नहीं करेंगे। और असाधारण परिस्थिति का मतलब असाधारण परिस्थिति ही होता है। आप साधारण परिस्थिति को असाधारण परिस्थिति नहीं कह सकते। हम लोगों ने हिंदू, ठीक है, मैरिज एक्ट पढ़ा था, उसमें सेक्शन 13 भी था। सेक्शन 13 भी क्यों कह रहे हैं, सेक्शन 14 था, 14 ही तो था, हाँ, जो ये कहता था 1 वर्ष के भीतर, ठीक है, कोई तलाक का मुकदमा, विवाह विच्छेद के लिए कोई मुकदमा प्रस्तुत नहीं किया जाए। सेक्शन 14 ही है, 14 ही है ना। 15 में तो ये था कि जब तक अपील की अवधि चल रही है तब तक रीमैरिज पक्षकार नहीं करेंगे, और 16 में शून्य करनी और शून्य विवाहों की संतानों को धर्मजता दी थी। तो सेक्शन 14 एक्सेप्शन देता था कि अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि एक पक्षकार असाधारण कष्ट भोग रहा है, असाधारण कष्ट, तो विद इन 1 ईयर भी डाइवोर्स सूट फाइल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन असाधारण परिस्थितियां, असाधारण कष्ट भोगे जाने की होनी चाहिए। असाधारण का मतलब असाधारण होता है। तो गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, यहां तक बात हुई। अब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है वो बंद मकान में प्रविष्ट हो गया, तो अरेस्टिंग अफसर को कौन कौन सी शक्तियां होंगी बंद मकान में प्रवेश करने की और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की, इस पर चर्चा सोमवार को करेंगे। देखिए।